हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा कैंपस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। इसमें हम टॉपिक जानेंगे क्या कि सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी क्या कहता है। इसको जानने से पहले हम एक टॉपिक जानेंगे क्या, इसमें दो पहलू का जिक्र करना होगा मेरे बच्चों, दो पहलू का जिक्र करना होगा कि यहाँ पे हम भारत लिख देंगे और भारत लिखने के बाद हम बोलेंगे क्या, इसमें दो पहलू जिक्र होगा कि जब भारत पर अंग्रेज अधिकार नहीं किए थे, जब भारत पर अंग्रेज अधिकार नहीं किए थे तब हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, और जब भारत पर अंग्रेज अधिकार कर लिए, जब भारत पर अंग्रेज अधिकार कर लिए तब हमारी अर्थव्यवस्था, भारत पर अंग्रेज अधिकार कर लिए तब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भारत पर अंग्रेज अधिकार नहीं किए थे तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी और उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भारत पर अंग्रेज अधिकार कर लिए और भारतीयों का शोषण करने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अर्थात भारत को आजादी कब मिला, तो भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिला। जब भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिला तो भारत विश्व का सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। चलिए अब इसको और जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं क्या कि अर्थव्यवस्था का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा आंसर, अंग्रेजों के भारत आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। यानी जब भारत पर अंग्रेज अधिकार नहीं किए थे तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी और उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भारत पर अंग्रेज अधिकार कर लिए और भारतीयों का शोषण करने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अंततः भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिला तो भारत विश्व का सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। देखिए वही लिखवा दिए हम कि अंग्रेजों के भारत आने के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी, परंतु भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो भारत विश्व का सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। अब हम जानेंगे मेरे बच्चों अब हम जानेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, यानी मीन्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। मीन्स ऑफ इकोनॉमी हम जानेंगे कि मीन्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रिया दो तरह के होते हैं, एक होता है शारीरिक क्रिया और एक होता है मानसिक क्रिया। तो चलिए हम देखने का प्रयास करें यहाँ पे कि आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था जो होते हैं, याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाले तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का कार्य जो होता है ना, अर्थव्यवस्था का कार्य दो होता है। अर्थव्यवस्था का कार्य कितना होता है, दो होता है। पहला होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और दूसरा का होता है रोजगार में सृजन। देखिए एगो मान लीजिए यह फगुनिया मान लीजिए है फगुनिया जो है वह क्या कर रही है, एक किराना शॉप खोल रही है। मान लीजिए एक किराना शॉप खोल रही है, यानी कि फगुनिया के द्वारा एक किराना शॉप खोला गया जिसमें वह 2-4 लोगों को क्या दी, रोजगार दी। और यह अखबार में अख्तियार निकाली कि मेरे किराना दुकान में
4 व्यक्ति की जरूरत है, जिसको कार्य करना हो वह व्यक्ति आकर कर ले। फगुनिया जो है कार्य करने के लिए, यानी कि फगुनिया के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया गया, जिससे 4 लोगों को रोजगार मिला, अर्थात रोजगार में सृजन हो गया। रोजगार में क्या हो गया? सृजन हो गया। अर्थात समझने का प्रयास यहाँ पे कीजिए कि अर्थव्यवस्था के कार्य जो होते हैं वह 2 होते हैं। अर्थव्यवस्था के कार्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, और दूसरा का होता है रोजगार में सृजन। याद रखिएगा, रोजगार में सृजन। मेरे बच्चों ध्यान देके समझते रहिए, यहाँ पे हम समझाने का आपका प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के 2 कार्य होते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, और दूसरा का होता है रोजगार में सृजन। रोजगार में सृजन। देखिए अगले टॉपिक को हम लोग देखा जाए। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगले टॉपिक को हम लोग जाना चाहे। देखिए सबसे पहले अब हम जानेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना। हम जानेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है ना, अर्थव्यवस्था की संरचना कितनी होती है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सुनहरा ऑफर है, जो कि यह रेगुलर क्लास लिया जाएगा, और साथ साथ जो है अगर बच्चे इकोनॉमिक्स में कमजोर हैं तो इकोनॉमिक्स का यह क्लास अगर पूरा कर लेते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और मेरे द्वारा हर टॉपिक का अध्ययन आपको कराया जाएगा। तो फाइनली जो है आप लोग क्लास को रेगुलर देखते रहिए। चलिए देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है वह कितनी होती है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है वह 3 होती है। कितनी होती है? तो 3 होती है। ध्यान देके समझिए, संरचना लिख देंगे तो संरचना जो होती है वह कितनी होती है? तो संरचना जो होती है ना वह 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। पहला जो होता है ना, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा जो होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो होता है वह तृतीयक क्षेत्र होता है। देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि अर्थव्यवस्था की संरचना 3 होती है। अर्थव्यवस्था की संरचना 3 होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र को हम कहते हैं उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं मेरे बच्चों, सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना कितनी होती है? तो अर्थव्यवस्था की संरचना 3 होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को शामिल किया जाता है, पशुपालन को शामिल किया जाता है, मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है, खनन को शामिल किया जाता है, इत्यादि को शामिल हम किस क्षेत्र के तहत कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत। कृषि किस क्षेत्र के तहत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन किस क्षेत्र के तहत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम कहते हैं उद्योग क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। और याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो होता है ना, आता है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े पैमाने उद्योग, गैस बिजली आपूर्ति इत्यादि को शामिल किया जाता है, अर्थात मेरी भावनाओं को समझिए कि कुटीर उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे बड़े पैमाने उद्योग हो, चाहे वह गैस हो, चाहे वह बिजली हो, या कोई भी, यानी इतना चीज को हम किस क्षेत्र के तहत शामिल करेंगे? तो द्वितीय क्षेत्र के तहत शामिल करेंगे। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है बैंक आता है, बीमा आता है, बैंक आएगा, बीमा आएगा, परिवहन आएगा, परिवहन, संचार, शिक्षण केंद्र,
चिकित्सक केंद्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। चिकित्सक केंद्र इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो यह किन सेक्टर के तहत किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र के तहत किया जाता है। अब आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखिएगा, आप लोगों के द्वारा हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक जो है, आप लोग कमेंट में बताएं कि बैंक जो है वह किस क्षेत्र के तहत आता है। बैंक किस क्षेत्र के तहत आता है? किस क्षेत्र के तहत आता है? तो बैंक याद रखिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि बैंक को किस क्षेत्र के तहत शामिल किया जाता है। अब चलिए पीपीटी में आप लोग को बता दिया जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाबू देखिए, अब चलिए समझिए क्या कि एक टॉपिक क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था की संरचना कितनी होती है। तो यहाँ पे लिखवा दिए हैं हम कि अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है वह 3 होती है। अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है वह 3 होती है। पहला जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। पहला क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, अर्थात इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अभी कुछ देर पहले हम समझा चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि को शामिल हम करते हैं। द्वितीय क्षेत्र, याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। अर्थात द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उद्योग क्षेत्र कहते हैं। उद्योग क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत जो है ना कुटीर उद्योग आता है, लघु उद्योग आता है, मध्यम उद्योग आता है, बड़े पैमाने उद्योग आता है, गैस आता है, बिजली आपूर्ति इत्यादि को शामिल हम करते हैं। तो किस क्षेत्र के तहत करते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र के तहत करते हैं। अब देखिए लास्ट जो आता है वह तृतीय क्षेत्र होता है। तो तृतीय क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को जो है वह हम सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसके अंतर्गत बैंक आता है, बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, शिक्षण केंद्र आता है, चिकित्सक केंद्र आता है इत्यादि को शामिल हम किस क्षेत्र के तहत करते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के तहत करते हैं। बैंक जो है, बैंक को किस क्षेत्र के तहत माना जाता है? तो बैंक जो है वह तृतीय क्षेत्र के तहत आता है। बैंक जो है वह तृतीय क्षेत्र के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए, अगले टॉपिक को देखा जाए। अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अब देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था का प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम जानेंगे, अर्थव्यवस्था का प्रकार जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है ना, प्रकार का जिक्र किया तो याद रखिएगा कि विश्व में जो है ना, विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। विश्व में जो है वह 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला पूंजीवादी होता है, सॉरी 2 मिनट याद रखिएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रकार देखेंगे तो प्रकार देखेंगे तो पहला जो होता है वह पूंजीवादी होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? पूंजीवादी। क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो होता है वह होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो होता है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। याद रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वह 3 होते हैं, समाजवादी, याद रखिएगा, पूंजीवादी और मिश्रित। क्लास वीडियो बना दीजिएगा, शॉर्ट वीडियो। देखिए अर्थव्यवस्था का, सॉरी बाबू थोड़ा सा क्लास से बाहर चले गए थे, कुछ काम था। देखिए अब हम जानेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है पूंजीवादी और एक होता है समाजवादी और एक होता है मिश्रित। याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए
अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो इसमें जो होता है ना उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। क्या लिखेगा, निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। अर्थात वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरा का जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछ देगा तो याद रखिएगा इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार, उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर मिश्रित का जिक्र करेगा ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा इसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार, सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होगा तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे मेरे भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। किसका बस ले जाओ ना, आपका हो गया। चाय पीजिएगा सर, चाय नहीं पीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। छोटू से पूछ लीजिए चाय पीजिएगा तो बोलिए, ऑर्डर कर दीजिए चाय, तो ऑर्डर कर दीजिए। देखिए अभी हम बताएं क्या, अब एक एक करके सबके बारे में जान लिया जाए कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार, याद रखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह निजी लाभ होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो निजी लाभ होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में प्रचलित है, तो अमेरिका में प्रचलित है। और उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो उसे हम क्या कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। याद रखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस और चीन में प्रचलित है। याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वह रूस और चीन में प्रचलित है। देखिए अगले टॉपिक को देखेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो, निजी व्यक्ति हो और सरकार दोनों का अधिकार हो, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होगा तो उसे हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निजी लाभ और सामाजिक कल्याण होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में प्रचलित है, एगो फगुनिया बोल रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बाबू, रिया बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। फगुनिया आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें और प्यार बना के रखिएगा तो हम लोग जो है हम और मेहनत करेंगे और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक
देखिए टॉपिक क्या गया, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक होता क्या है, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक, जारी किया जाने वाला प्रतिवेदन, जारी किया जाने वाला रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक कहलाता है। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया, सर्वप्रथम 1990 में जारी किया गया। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री माने जाते हैं। चलिए एक एक करके हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मानव विकास सूचकांक, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात एचडीआई, शॉर्ट फॉर्म में आप ध्यान दीजिएगा एचडीआई। एचडीआई का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एच फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट और आई फॉर इंडेक्स होता है, अर्थात मानव विकास सूचकांक होता है। मेरे भाई यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अभी हम कुछ देर पहले बोले हैं संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति एवं जीवन स्तर के आधार पर जारी किया जाने वाला सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। सर्वप्रथम अभी कुछ देर पहले बताया, सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जो है 1990 में महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया। महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया। महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे? महबूब उल हक जो थे ना मेरे भाई, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और 1990 में इन्होंने ही सर्वप्रथम एचडीआई जारी किया था। एचडीआई फॉर क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक अर्थात नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात एनएचडीआर। एनएचडीआर का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इससे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में मेरे भाई, योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हो जाता है? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को होता है। तो वहीं राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक क्या है? कभी कभी क्या हो जाता है, DR दे दिया रहता है या कभी कभी NHDI दे दिया रहता है बाबू, NHDR या NHDI। तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है मेरे भाई, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। चलिए अभी टॉपिक हम जानेंगे क्या? टॉपिक जानेंगे क्या कि NHDR या NHDI बोले तो बतवा एक है। हम क्या बोलेंगे कि भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा क्या बोलेंगे कि भारतीय योजना आयोग द्वारा, याद रखिएगा कि भारतीय योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर जारी किया जाने वाला प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। यानी भारतीय योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर जारी किया जाने वाला प्रतिवेदन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। यही राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है वह सर्वप्रथम 2002 में योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया। यह वही राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है, जो सन 2002 में योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा एनएचडीआर का पूरा नाम क्या है, तो आप बताइएगा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अर्थात कभी कभी एनएचडीआई दे देता है तो आप बताइएगा नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अर्थात आप ध्यान देके समझिएगा कि भारतीय योजना आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय के आधार पर जारी किया जाने वाला प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम सन 2002 में योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन जो कि यह बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आधारिक संरचना। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहता है, याद रख के समझते चलिएगा।
कि आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना क्या है। यानी कि वे सभी संरचनाएं, याद रखिएगा कि वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं, संरचनाएं जो किसी देश के आधार होते हैं, जो किसी देश के आधार होते हैं, किसी देश के आधार होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहा जाता है। जैसे बैंक हमारा देश का आधार है, बीमा हमारा देश का आधार है, परिवहन हमारा देश का आधार, शिक्षण संस्थान हमारे देश के आधार है, चिकित्सा केंद्र हमारे देश के आधार है। यानी कि सभी जो चीज हमारे देश के बेस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं मेरे भाई, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। देखिए वही कह दिया यहाँ पे कि आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, तो वे सभी संरचनाएं जो किसी देश के आर्थिक विकास के आधार होते हैं आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना कहलाते हैं। जैसे परिवहन, संचार, शिक्षण संस्था, बैंक इत्यादि को शामिल किया जाता है। जिस देश में आधारिक संरचना जितना अधिक विकसित होती है, जिस देश में आधारिक संरचना जितना अधिक विकसित होती है, गौर से ध्यान दीजिएगा कि जिस देश में आधारिक संरचना जितना अधिक विकसित होती है वह देश उतना ही अधिक विकास करता है, वह देश उतना ही अधिक विकास करता है, वह देश उतना ही अधिक विकास करता है। मेरे भाई बिहार में विकास की स्थिति का वर्णन करना है, बिहार में विकास की स्थिति का वर्णन करना है। जानेंगे हम कि बिहार में विकास की स्थिति के बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। विकास की स्थिति जानने का हम प्रयास करेंगे। तो ध्यान देके आप समझते रहिए, क्योंकि हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स चाहे हिस्ट्री चाहे पॉलिटी चाहे कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको समस्या नहीं होगा। और साथ साथ यह सब्जेक्टिव क्लास करने के बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी लाएंगे, जो कि कल ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। तो फाइनली जो है आप ध्यान देके देखते रहिए और ध्यान देके समझते रहिए। देखिए बिहार का इतिहास काफी उत्तम और गौरवशाली रहा है। हमारा बिहार का इतिहास काफी उत्तम एवं गौरवशाली रहा है। हमारे बिहार में अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, इतने महान पुरुष हमारे बिहार में ही जन्म लिए। और उस समय बिहार की स्थिति काफी अच्छी थी, बिहार काफी उत्तम एवं गौरवशाली था, बिहार को धर्मगुरु माना जाता था। लेकिन आज बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे निरक्षर राज्य, सबसे गरीब राज्य बन गया है। वही लिखवा दिया, आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, निरक्षर और गरीब राज्य बन गया है। हालांकि पिछले 8 वर्षों से बिहार का माहौल बदल रहा है, और यह फिर अपने पुराने गौरव प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। चलिए देखिए, बिहार का इतिहास काफी उत्तम एवं गौरवशाली रहा है। बिहार में अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन बिहार की स्थिति बहुत ही आज जो है वर्तमान समय में जो है ना, बिहार की स्थिति काफी क्या हो गई है, काफी कमजोर हो गई है। लेकिन कुछ वर्षों 8 वर्षों या 10 वर्षों से बिहार की स्थिति धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। और यह उम्मीद किया जा रहा है कि बिहार की स्थिति पुनः पुराने अवस्था जैसे हो जाएगा। यह अभी क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि वह पुराने गौरव को प्राप्त कर ले। चलिए अगले टॉपिक को देखा जाएगा कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण बिहार पिछड़ा राज्य क्यों माना जाता है, बिहार को पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार के पीछेपन के जो है निम्न कारण है। पहला अशिक्षा है,
दूसरा तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, निम्न कृषि उत्पादकता है, बाढ़ एवं सुखाड़ है, औद्योगिक पिछड़ापन है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था। यानी कि बिहार के पिछड़ेपन के निम्नवत कारण है। निम्नवत कारण है मेरे भाई, निम्नवत कारण है। पहला अशिक्षा है, यहाँ पे शिक्षा का ज्यादा विकास नहीं है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। कृषि उत्पादकता कम है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ पे उत्पादकता में कमी आती है। बाढ़ और सुखाड़, बिहार में कभी बाढ़ आ जाते हैं और कभी क्या आ जाते हैं, सुखाड़ आ जाते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और केंद्रीय असहयोग, इन सभी कारणों से हमारा बिहार जो है ना आज पिछड़ा राज्यों में से एक माना जाता है। पिछड़ा राज्यों में से एक माना जाता है, पिछड़ा राज्यों में से एक माना जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, तो पिछड़ेपन के कारण तो बता दिए, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय भी बाबू हम आपको बताएंगे, दूर करने के उपाय भी बताएंगे। जब पिछड़ेपन का कारण हम बता दिए ना, तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान देके पढ़ते रहिए। चलिए अगले टॉपिक को हम देखेंगे, अगले टॉपिक को हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। देखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। देखिए अभी हम बताया है ना आप लोगों को कि बिहार के जब पिछड़ेपन के कारण हम बता देंगे, तो इसे दूर करने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। देखिए वही कह रहे हैं क्या कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के निम्न उपाय हैं। पहला जो है शिक्षा का व्यापक प्रसार कर दीजिए, हर घर शिक्षा पहुंचा दीजिए, शिक्षा हर जगह पहुंच सके, हर व्यक्ति शिक्षित हो सके, शिक्षा का व्यापक प्रसार हो जाएगा तो बिहार का विकास कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। जनसंख्या वृद्धि में कमी, हम दो और हमारे दो का नियम पालन किया जाए, ठीक है, जनसंख्या में कमी हो सकता है। जब जनसंख्या में कमी किया जाएगा तो बिहार का विकास आपूर्ति हो जाएगा। पहला कृषि उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि किया जाए, अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। बाढ़ एवं सुखाड़ को खत्म करने के लिए राज्य के सभी नदियों को आपस में जोड़कर, यानी कि राज्य के सभी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए ना, तो बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या से बचा जा सकता है। बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या से बचा जा सकता है। औद्योगिक विकास किया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किए बिहार का विकास नहीं हो सकता है। आज हर जगह भ्रष्टाचार बिहार में पड़ा हुआ है। जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जाए, रोक नहीं लगाया जाए, तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा, बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। देखिए केंद्रीय सहयोग होना चाहिए, केंद्र का सहयोग हमारे राज्य पर होना चाहिए, हमारे बिहार पर होना चाहिए, तभी बिहार जो है ना विकास कर सकता है, अन्यथा बिहार विकास नहीं कर सकता। इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा, इन सभी चीजों पर क्या करना होगा, विशेष ध्यान देना होगा, तभी बिहार क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया कि कृषि जनित उद्योग क्या होता है। अगला टॉपिक कृषि जनित उद्योग, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं। जैसे चीनी मिल हो गया, जैसे क्या होगा, चीनी मिल हो गया। जब तक गन्ना नहीं रहेगा क्या चीनी मिल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो फाइनली जो है याद रखिएगा, यह गन्ना का जो है वह उत्पादन किया जाता है। गन्ना का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना का उत्पादन किससे होता है, खेती बाड़ी से होता है, कृषि से होता है। कृषि करके गन्ना का उत्पादन किया जाता है, यानी कृषि के उत्पादों पर ही ना यह निर्भर है यह चीनी मिल, कृषि उत्पादों पर ही निर्भर है यह चीनी मिल। अर्थात इसको हम कृषि जनित उद्योग भी कह सकते हैं, इसको हम कृषि जनित उद्योग भी कह सकते हैं। जैसे सूती मिल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। आपको पता है कि कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है और कपास का उत्पादन होता है। और जब उत्पादन होता है ना, तो यह क्या करता है, सूती वस्त्र का निर्माण कर पाता है। यह उद्योग कपास से क्या बनाता है, सूती वस्त्र बनाता है। तो कपास कहां से आते हैं, तो खेती से आते हैं। तो यानी कि अर्थात यह कृषि उत्पादों पर क्या है, निर्भर है। यानी कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं जी,
कृषि जनित उद्योग कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। देखिए अगले टॉपिक को ध्यान दिया जाए, वही टॉपिक पर एक बार हम बोल दे रहे हैं सॉरी। देखिए कृषि जनित उद्योग क्या होता है? ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादों पर आधारित होता है, कृषि जनित उद्योग कहलाता है। जैसे जूस उद्योग, चीनी मिल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि। अब देखिए सतत विकास क्या है? सतत विकास सतत विकास, सतत विकास देखिए आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान दिया जाए। यानी कि आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान दिया जाए। वर्तमान में जितना जरूरत है इसका उपयोग कीजिए और जितना बच जा रहा है उसको भविष्य में उपयोग करने की संभावना व्यक्त कीजिए। तो वह क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया समावेशी विकास। समावेशी विकास होता क्या है कि आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास अर्थात यहाँ पे यह बोल सकते हैं कि सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को, सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को समाज के सबसे निर्धनतम वर्गों तक, सबसे गरीब व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाया जाएगा ना, तो वो कौन सा विकास कहलाएगा? समावेशी विकास कहलाएगा। इसको हम डिफाइन करेंगे, आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान के आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें सरकार के द्वारा भेजे गए लाभ को समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचाया जाए, तो वह कौन सा विकास कहलाएगा? समावेशी विकास कहलाएगा, समावेशी विकास कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक आ गया आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक विकास जो है ना वह आर्थिक नियोजन के कारण ही संभव हो पाया है। भारत में आर्थिक विकास जो है वह आर्थिक नियोजन के कारण ही संभव हो पाया है, आर्थिक नियोजन के कारण ही संभव हो पाया है। चलिए अगले टॉपिक को देखा जाए, अगले टॉपिक को देखा जाए। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना देखिए समझ में आ रहा है ना बाबू? यस सर। सुमन कुमारी यस सर, सपना कुमारी यस सर, रुचि कुमारी यस सर, थैंक यू भाई, ऐसे ही प्यार बना के रखिए लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, पंचवर्षीय योजना होता क्या है? योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास हेतु क्या बनाती है? योजनाएं बनाती है। योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि काल 1951 से 56 तक था। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि काल 1951 से 56 तक था और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि काल कब से कब तक चला था, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि काल जो है 1951 से 56 तक चला था और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था, कृषि का विकास करना था। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चला था। याद रखिएगा, 1956 से 1961 तक चला था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है उद्योगों का विकास करना था, उद्योगों का विकास करना था, उद्योगों का विकास करना था, उद्योगों का विकास करना था। उसके बाद याद रखिएगा कि मुख्य उद्देश्य जो है उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना। उसके बाद याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि काल जो है
1961 से 66। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है 5 सालों के लिए, योजना आयोग अगले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजनाएं बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहा जाता है, पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। और ध्यान दीजिए, सबका हम आप लोगों को 2-4 पढ़ना है, लेकिन हम पूरा पढ़ा देंगे और डिटेल में ज्यादा नहीं जाया जाएगा, और जितना जरूरत है उतना ही हम आप लोग को देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधिकाल जो है 1961 से 1966 तक चला था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, कृषि और उद्योगों का विकास करना। क्या लिखेगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह कृषि एवं उद्योगों का विकास करना। उसके बाद याद रखिएगा योजना अवकाश हुआ था, याद रखिएगा योजना अवकाश, याद रखिएगा योजना अवकाश, योजना अवकाश, ध्यान दीजिएगा योजना अवकाश। योजना अवकाश की अवधि जो है 1966 से 69 तक चला था, यानी कि इसे 3 वार्षिक योजना भी कहा जाता है। कितनी वार्षिक योजना मानी जाती है, 3 वार्षिक योजना मानी जाती है। और इसी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी योजना अवकाश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक जो है ना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। याद रखिएगा हरित क्रांति में मुख्य फसल कौन है, मुख्य फसल कौन है, मुख्य फसल कौन था, तो मुख्य फसल जो था वो कौन था, तो गेहूं था। हरित क्रांति में मुख्य फसल कौन था, तो मुख्य फसल जो था ना वह गेहूं था, वह गेहूं था। चलिए अगले टॉपिक को देखा जाए, अगले टॉपिक को देखा जाए। बस 10 मिनट सर और क्लास चलेगा। देखिए उसके बाद आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक चला था, 1969 से 74 तक चला था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था स्थिरता के साथ विकास करना, स्थिरता के साथ विकास करना। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल कब से कब तक चला था, तो 1974 से 79 तक चला था, 1974 से 79 तक चला था। उसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ। याद रखिएगा आर्थिक आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ। अगले टॉपिक को छठी पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल कब से कब तक चली थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधिकाल 1980 से 85 तक चला था, 1980 से 85 तक चला था। मुख्य उद्देश्य जो है ना, मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी निवारण तथा आधुनिकीकरण था, गरीबी निवारण तथा आधुनिकीकरण था, गरीबी निवारण तथा आधुनिकीकरण था। अगले टॉपिक को ध्यान देके समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक चला था, 1985 से 90 तक चला था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। याद रखिएगा आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। अगले टॉपिक को देखेंगे हम लोग, अगले टॉपिक को हम लोग जानेंगे कि 8वीं तो हम समझ गए कि 92 से 97 तक चला था। मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक चला था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास करना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक चला था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है मानव का विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक चला था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र सतत विकास एवं समावेशी विकास। इतनी योजनाएं बनी हुई थी, इतनी योजनाएं बनी हुई थी। अगले टॉपिक को देखा जाए, अगले टॉपिक को देखा जाए। 2 टॉपिक और बचा हुआ है चैप्टर में। एक टॉपिक है राष्ट्रीय आय और एक होता है प्रति व्यक्ति आय। 2 टॉपिक और बचा, इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रीय आय होता क्या है, ध्यान दीजिए। एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को भी क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन अगर कोई पूछता है आपसे तो एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर पूछेगा ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर पूछेगा तो आप बताइएगा कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, आपसे कोई पूछेगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। यहाँ तक पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए यहाँ तक पूरा आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर 1 आप लोग का पूरा जो है समाप्त हो गया, चैप्टर 1 पूरा आपका समाप्त हो गया। यहाँ तक बनने के लिए सहृदय धन्यवाद। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।